आदरणीय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका यूएसए एकेडमी में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बातचीत, जिसे लिखे हैं बालकृष्ण भट्ट। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। अच्छा, एक चीज प्रारंभ करने से पहले मैं आपको एक स्टोरी समझाना चाहूंगा रॉबिन्सन क्रूसो की। रॉबिन्सन क्रूसो कौन थे? आपको पता है रॉबिन्सन क्रूसो कौन थे? कौन थे? इंग्लैंड के एक युवक थे। रॉबिन्सन क्रूसो इंग्लैंड के एक युवक थे। उन्हें पसंद था समुद्री यात्राएं करना। उन्हें पसंद था समुद्री यात्राएं करना। और दूसरी चीज, उन्हें नए नए स्थानों को देखना भी पसंद था। तो एक बार वह समुद्री यात्रा करने के लिए निकल पड़ते हैं। जब समुद्री यात्रा करने के लिए निकलते हैं तो होता यह है, समुद्र में बहुत अधिक तूफान आ जाता है। और तूफान आने के कारण तो जहाज है, समुद्री जहाज है, वह डूब जाती है। जब डूब जाती है तो वह जैसे तैसे खुद को बचाकर तैरकर ऐसे द्वीप पर आ जाते हैं। द्वीप पर कोई भी मनुष्य नहीं रहता था। निर्जन द्वीप पर आ जाते हैं, मतलब उस द्वीप पर कोई भी मनुष्य नहीं था, ना ही वहां कोई घर था। फिर उसके बाद टूटे हुए जो नाव था, जो जहाज था, उसे खाने का सामग्री ले लेते हैं। और फिर जो भी औजार वगैरह होते हैं, रहने के लिए जो भी सामग्री होता है, वो सारा ले लेते हैं। और उसी द्वीप पर वो रहना प्रारंभ कर देते हैं। उस द्वीप पर जब रहते हैं तो सबसे पहले वो झोपड़ी बनाते हैं, फिर खेती करना प्रारंभ करते हैं। और जो जानवर होते हैं उन्हें पालना पालना प्रारंभ करते हैं। 16 वर्ष तक वह उसी जगह पर रहे। 16 वर्ष तक केवल और केवल 16 वर्ष तक केवल और केवल आपको बता दें, कुत्ते, बिल्ली और बकरियों के साथ रहे। उन्होंने 16 वर्ष तक मनुष्य का मुख देखा। मनुष्य का जो चेहरा होता है, मुख होता है, वह नहीं देखा। केवल जानवरों से बात, और का भाषा भी ठीक वैसे ही हो गया होगा। मनुष्य का मुख ही नहीं देखा तो मनुष्य की भाषा को कैसे वो सुन पाएँगे? उसका आस्वादन कैसे ले पाएँगे? नहीं ले पाए। लेकिन होता ये है कि एक बार, मतलब किसी कारणवश एक व्यक्ति वहाँ पहुँच जाता है। फिर उस व्यक्ति को वो बचाते हैं रॉबिन्सन क्रूसो, और फिर जाके वो दोनों में मित्रता हो जाता है। वास्तव में वह पहुँचे थे फ्राइडे के दिन, अर्थात शुक्रवार के दिन, इसलिए वह उनका नाम रखते हैं फ्राइडे, और दोनों मित्र बन जाते हैं। जब बातचीत करते हैं तो उन्हें ऐसा होने लगता है जैसे मानो परम आनंद की प्राप्ति हो रही हो। फिर जाके उन्हें समझ आता है कि बातचीत का कितना महत्व है, बातचीत का कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो चलिए इसी बातचीत चैप्टर को प्रारंभ करते हैं। देखिए, पहले तो मैं आप सबसे कुछ प्रश्न करना चाहूँगा। तो बातचीत चैप्टर है, वह लेखक मतलब लिखे कौन है? बालकृष्ण भट्ट लिखे हैं। बालकृष्ण भट्ट लिखे। बाल बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था, याद है? कब हुआ था? 23 जून 1844 को। और इनका निधन कब हो जाता है? 20 जुलाई 1914 को। ठीक है, इतना जानकारी काफ़ी है, बाकी आप पहले भी पढ़ चुके हैं। आइए, इस पाठ का प्रारंभ कैसे हो रहा है देखिए, लिखा है, इसे तो सभी स्वीकार करेंगे कि अनेक प्रकार की शक्तियाँ जो वरदान की भांति ईश्वर ने मनुष्य को दी है। मनुष्य को भगवान ने अनेक प्रकार की शक्तियाँ दी है। बोलने की, चलने की, हँसने की, सूंघने की, स्पर्श करने की, अनेक प्रकार की शक्तियाँ दी है। ठीक है? उनमें वाक शक्ति भी एक है। अनेक प्रकार की शक्तियाँ दी हैं, उनमें से वाक शक्ति भी एक है, विशेष है। आगे बोल रहे हैं, यदि मनुष्य की और इंद्रियां अपनी अपनी शक्तियों में अविकल रहती। पहले तो इतना समझ लीजिए कि हमारे पास इंद्रियां कितनी हैं? कितनी इंद्रियां हैं बताइए? कितनी इंद्रियां हैं? आप बोल रहे हैं 5। इंद्रियां कितनी है जी? देखिए, हम क्या करते हैं, इंद्रियों को हम 2 भाग में बांट लेते हैं। एक तो ज्ञान इंद्रियां। ज्ञान इंद्रियों में क्या आ जाएगा? सबसे पहले हमारा कान यानी कि श्रोत्र। सबसे पहले क्या आ जाएगा? श्रोत्र। अब श्रोत्र के बाद हमारा क्या हो जाएगा? त्वचा, त्वक। श्रोत्र, त्वक,
त्वक के बाद हमारा क्या आ जाएगा? चक्षु। श्रोत्र, त्वक, फिर क्या आ जाएगा? चक्षु। श्रोत्र, त्वक, चक्षु। उसके बाद आ जाएगा जिह्वा, जिसको रसना बोलते हैं, पीने वाला नहीं, जिह्वा। और उसके बाद क्या आ जाएगा बोलिए? श्रोत्र आया, त्वक आया, उसके बाद जिह्वा, उसके बाद क्या आ जाएगा? घ्राण, उसके बाद क्या आ जाएगा? घ्राण। श्रोत्र, त्वक, श्रोत्र, त्वक, चक्षु, जिह्वा, घ्राण, और एक कौन? एक कुछ छूट रहा है। श्रोत्र, श्रोत्र हो गया, त्वक हो गया, चक्षु हो गया, जिह्वा हो गया, नासिका हो गया। 5 हो गया ना? तो कुछ भी नहीं छूट रहा है, मुझे लगा छूट रहा है। अब आइए, अब अगला है कर्म इंद्रियां। अगला कौन है? कर्म इंद्रियां। देखिए 5 हमारा क्या हो गया? ज्ञान इंद्रियां, और 5 हमारा कर्म इंद्रियां है। कर्म इंद्रियां कहाँ से प्रारंभ होता है? सबसे पहले वाक। सबसे पहला कौन सा है? वाक। वाक के बाद, वाक जिससे बोलने का काम करते हैं, उसके बाद हमारा हाथ है। हाथ को क्या बोलते हैं जी? पानी, पीने वाला नहीं। ठीक है, पहले वाक, फिर पानी, फिर पाद। पाद मतलब, पाद मतलब सन्नी जी, पाद मतलब पैर। फिर हो जाएंगे पायु। पायु मतलब, फिर हो जाएंगे उपस्थ। वर्ण मतलब मुझे नहीं, सबको, एक मन हमारा। अब देखिए, अब समझिए इन सब के बारे में। भगवान ने हमारे पास बहुत सारी शक्तियां दी, उनमें वाक के बारे में हम लोग बात करेंगे, लेकिन पहले सबके बारे में जानते हैं। जो श्रोत्र होता है, जो श्रोत्र इंद्रियां हैं, इस श्रोत्र इंद्रियां का क्या काम है? इस श्रोत्र इंद्रियां का क्या काम है? सुनना। त्वक का क्या काम है? त्वक का क्या काम है? स्पर्श करना, स्पर्श करना। क्या? सबसे ज्यादा सुख तो इसी में मिलता है, हम लोग किसी ना किसी को छूना चाहते हैं, तो त्वक। उसके बाद होता है चक्षु। चक्षु से हम क्या करते हैं? देखने का काम करते हैं। चक्षु से क्या करते हैं? देखने का काम करते हैं। उसके बाद जिह्वा। जिह्वा का क्या काम होता है? स्वाद लेना। ठीक है, और उसके बाद घ्राण, इससे हम क्या करते हैं? सूंघते हैं। ठीक है ना, दुर्गंध या सुगंध, ठीक, सूंघने का काम करते हैं। इन सब का काम समझ गए क्या क्या है? ठीक, अगला देखिए हमारे पास कर्म इंद्रियां। ये सभी ज्ञान इंद्रियां हैं, हम इनसे ज्ञान लेते हैं, जानकारी लेते हैं। अब आया वाक। तो वाक इंद्रियां ये कर्म इंद्रियां हैं, इससे हम बोलने का काम करते हैं। अब पानी, पानी जो हमारा हाथ है, इससे हम आदान प्रदान का काम करते हैं, लेन देन का काम करते हैं। उसके बाद आया पाद। पाद यानी कि पैर, पैर से क्या करते हैं? हम चलने का काम करते हैं। उसके बाद आया पायु। पायु से हम क्या करते हैं? उत्सर्जन का काम करते हैं। पायु जहाँ से मल का त्याग होता है। उसके बाद है उपस्थ। उपस्थ यानी कि गुप्त इंद्रियां बोल सकते हैं, गुप्त इंद्रियां जहाँ से जनन इंद्रियां बोल सकते हैं, आप समझ रहे हैं। उपस्थ, इन सब का अपना अपना काम है, लेकिन इन सभी में सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण बोल सकते हैं वो वाक है। और इन सब में अगर टोटल देखें 10 11 में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मन है। लेकिन मन को अभी छोड़ दीजिए, क्योंकि हमारा पाठ है क्या? बातचीत। अभी हम देखेंगे केवल इसके बारे में। मन के बारे में थोड़ा बताते हैं। मन वह है जो क्या करता है? उस दुनिया को क्रिएट करता है। जब आप सोए रहते हैं ना, एक अलग प्रकार की दुनिया क्रिएट करता है हमारे मस्तिष्क में, जहाँ सूर्य, चांद, बाजार सब कुछ होता है। तो मन की महत्ता तो क्या ही बताएं। ठीक है, मन के बारे में अभी छोड़ दीजिए, स्पेशल कभी बताएंगे। आइए देखिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पर। बोले, हाँ से, यदि मनुष्य की और इंद्रियां, जितनी भी इंद्रियां हैं, अभी आप लोग जाना, बोल रहे हैं मनुष्य की, यदि मनुष्य की और इंद्रियां अपनी अपनी शक्तियों में अविकल रहती, मतलब वो अच्छे से काम करती बिना विकल का। अविकल मतलब ना विकल, विकल मतलब खराब, अविकल मतलब खराब नहीं, मतलब वो ठीक ठाक काम करते। बोल रहे हैं यदि मनुष्य की और इंद्रियां जितनी भी है वो अपनी अपनी शक्तियों में अविकल रहती, मतलब सही सही काम करती, और वाक शक्ति मनुष्यों में ना होती, तो हम नहीं जानते कि इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। हमारे पास सारी इंद्रियां होती और वाक शक्ति नहीं होती। आप देख लो बकरी को, सारी इंद्रियां हैं उनके पास, लेकिन बोल नहीं सकता।
उसको खाना चाहिए, क्या करेगा मैं, या फिर कुछ भी है। मतलब उसके अंदर की जो भावनाएँ हैं, जो भी प्रकट करना है, केवल और केवल मैं बोल सकता हूँ, उसके सिवा और कुछ बोल सकता है क्या? नहीं बोल सकता है। यानी कि वो अपनी भावनाओं को प्रकट नहीं कर सकते, बस ऐसा लगता है कि उसको खूँटे में बाँध दो, ऐसे पड़ा रहेगा। उनकी जो भावनाएँ हैं, वो बोल ही नहीं सकता है। कि बोल नहीं सकता, उसके लिए सीमित चीज़ें हैं, मैं बोलेगा, नहीं तो कोई-कोई बकरी होती है जो स्पेशल आवाज़ में बोलते हैं मैं पूरा चिल्ला के, उसका आवाज़ छोड़ दीजिए। तो यहाँ पर समझिएगा, बोल रहे हैं कि हमारे पास सारी इंद्रियाँ होती, वो सारा काम करता, लेकिन अगर हमारे पास वाक इंद्रियाँ ही नहीं होती, अगर वही काम करना छोड़ दे तो यह सृष्टि कैसी लगती? गूंगी-सी। और फिर यह सृष्टि का, इस दुनिया का विकास हो पाता क्या? आज जो हमारे पास जो कैमरा बना है, डिजिटल बोर्ड बना है, किसके कारण बन पाया? भाषा के कारण। ये भाषा किससे विकसित हुआ है? वाक शक्ति के कारण ही बना है ना ये सारा चीज़। यही बता रहे हैं। गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता? सब लोग, बोल रहे हैं कि सब लोग लूंज-पूंज से मानो कोने में बैठा दिए गए होते। बोल रहे हैं कि सब लोग मानो लूंज-पूंज, लूंज-पूंज मतलब उत्साहहीन, मतलब ऐसे ही पड़ा हुआ है, कोई उसका उत्साह नहीं है कोई काम करने का, ऐसे ही पड़ा हुआ है, चुपचाप बैठा हुआ है। सब लोग लूंज-पूंज से हो मानो कोने में बैठा दिए होते। जैसे बकरी को ऐसे बैठा देते, वो अपना बस करते रहता है जो मन-वन, वैसा ही हालत हम लोगों का होता, जानवरों की तरह होता। हम लोग कुछ बोल ही नहीं पाते, ऐसे ही बैठे रहते। फिर आगे बोल रहे हैं, जो कुछ सुख-दुःख का अनुभव हम अपनी दूसरी-दूसरी इंद्रियों के द्वारा करते हैं। मान लेते हैं आपने त्वक से कुछ अनुभव किया, अब उसे आप किसी के सामने प्रकट करना चाहते हैं, तो प्रकट करने के लिए, मन के भाव को प्रकट करने के लिए चाहिए हमें वाक इंद्रियाँ, और वही नहीं है तो हम प्रकट ही नहीं कर पाते, ऐसा होता। अनुभव हम अपनी इंद्रियाँ, दूसरी-दूसरी इंद्रियों के द्वारा करते हैं, उसे अवाक होने के कारण, अवाक यानी कि ना वाक, नहीं बोल पाने के कारण आपस में एक-दूसरे से कुछ ना कह सुन सकते थे। इस वाक इंद्रियों के अनेक फायदों में, देखिए इतना तक समझ गए वाक इंद्रियों का क्या महत्व है। अगर यहाँ से प्रश्न पूछेगा कि अगर हम में वाक शक्ति नहीं होती तो क्या होता? अगर हमें वाक शक्ति नहीं होती तो क्या होता? हम जानवरों की तरह हो जाते, हम अपनी भावनाओं को प्रकट नहीं कर पाते, हमारे देश का विकास नहीं हो पाता, हमारे समाज का विकास नहीं हो पाता, ये सारा कुछ होता। अब अपने मन से बना के लिख सकते हैं। अब आगे देखिए बोल रहा है, इस वाक शक्ति के बहुत सारे फायदे हैं, जिसमें 2 फायदों का ज़िक्र यहाँ पर है। इस वाक शक्ति के इस वाक शक्ति के अनेक फायदों में एक तो स्पीच है, अथवा इसको बोल सकते हैं वाक्त्रिता। वाक्त्रिता, स्पीच या वाक्त्रिता, और दूसरा है बातचीत, दोनों हैं। यानी वाक शक्ति के अनेक फायदे हैं, जिसमें 2 फायदे बताए गए हैं। सबसे पहला कौन-सा है बोलिए? स्पीच या वाक्त्रिता, दूसरा क्या है? बातचीत। ये दोनों बताए गए हैं। सबसे पहले बातचीत के बारे में इतना सारा लिखना है, जैसे कि ये निबंध ही तो है। निबंध में क्या-क्या बातचीत के बारे में पहले बता दिया, फिर उनके बारे में प्रकार वगैरह ये सब फायदे वगैरह बता रहे हैं, तो वही बता रहे हैं। बातचीत के कितने फायदे? तो अनेकों फायदे, उनमें से 2 फायदों को बताए हैं। स्पीच अथवा वक्तृता, दूसरा क्या है? बातचीत, दोनों हैं। किंतु स्पीच किंतु स्पीच थोड़ा एक चीज़ समझ लीजिए, थोड़ा-सा, टाइम नहीं लेंगे, थोड़ा समझिएगा। देखिए, अगर क से लेकर माँ तक आए और उससे पहले अगर आधा स आए, आप क्या करोगे? इसको पढ़ने के लिए ई लगा देंगे। जैसे कि मान लेते हैं स्कूल, आधा स आया और इससे पहले इसमें से कोई भी वर्ण आ गया, तो इसको पढ़ने के लिए हम केवल लगाएँगे स्कूल। जैसे आप बोलोगे इसको, इसको क्या पढ़िएगा आप? स्टेज पढ़िएगा। सटेज तो थोड़ी ना पढ़ेंगे, स्टेज पढ़ेंगे। ई का ले रहे हैं क्योंकि क से म के अंदर ट आ रहा है ना, इसलिए। इसको आप क्या पढ़ेंगे? इस स्तंभ की स्तंभ, स्तंभ पढ़ेंगे। आइए, देखिए। तो यहाँ पर बोल रहे हैं, किंतु स्पीच से बातचीत का ढंग ही निराला है, अनोखा है। यानी कि स्पीच, देखिए क्या बोल रहे हैं, किंतु स्पीच से बातचीत का ढंग ही क्या है? निराला है, अलग है। बातचीत में वक्ता को नाज नखरा जाहिर करने का मौका नहीं दिया जाता है। यानी कि जब हम बातचीत करते हैं तो उसे थोड़ी ना दिखावा करते हैं, कोई ना अभिनय वगैरह थोड़ी करते हैं। जैसे मान लेते हैं हम आपसे बात कर रहे हैं तो क्या बोलेंगे? आदरणीय सन्नी जी आइए, इस तरह से थोड़ी हम बात करेंगे। नॉर्मली जो बात है वो करते हैं। बातचीत में ये नाज नखरा नहीं होता है। कोई घमंड वगैरह या फिर किसी तरह का बढ़ा-चढ़ा के बातें नहीं करते हैं। ठीक बोल रहे हैं। बातचीत में वक्ता को नाज नखरा जाहिर करने का मौका नहीं दिया जाता है कि वह बड़े अंदाज से गिन-गिन कर पाँव रखता हुआ पहले क्या करे? पुलकित पर चढ़े, यानी मंच पर चढ़े। बोल रहे हैं
गिन गिन कर पांव रखता हुआ पुलकित पर जा खड़ा हो। पुलकित मतलब मंच पर खड़ा हो और पुण्य आवाह पुण्यावाह वचन या नंदी पाठ की भांति घड़ियों तक साहवान मजलिस चेयरमैन लेडीज एंड जेंटिलमैन की बहुत सी स्तुति करे करवाए और तब किसी तरह वक्तृता का आरंभ करे। देखिए, जब भी वक्तृता का प्रारंभ होता है, भाषण का प्रारंभ होता है, स्पीच का प्रारंभ होता है, क्या बोलते हैं? आदरणीय प्रधानाध्यापक महोदय, और उसके बाद माननीय शिक्षकगण, साथ में बैठे हुए सहपाठियों, आप सभी को मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। और इस तरह का कुछ प्रारंभ होता है, मतलब बढ़ा चढ़ा के आगे वाला का इतना तारीफ कर देना ताकि आगे वाला खुश हो, अथवा ऐसा कुछ बोलना ताकि आगे वाले के सामने एकदम जोश आ जाए, उसके शरीर में आग आ जाए कि तोड़ देंगे फाड़ देंगे, ऐसा कुछ आ जाए भाव। तो ऐसा हम कुछ करते हैं। तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले सबसे पहले जब भी प्रारंभ होता है पुण्याह वाचन या फिर नांदी पाठ होता है। नांदी पाठ कहने का मतलब देखिएगा, जब भी प्रारंभ होगा तो एक मंगलाचरण या फिर सरस्वती वंदन या फिर कुछ भी भगवान की स्तुति करते हैं पहले, तब जाके ये भाषण प्रारंभ होता है। आप देखे होंगे क्विज वगैरह में, आप देखे होंगे, है ना? ऐसा पहले प्रारंभ होता है, फिर जाकर आगे। फिर घड़ियों तक साहबान मतलब जो बैठे हुए लोग हैं, आदरणीय व्यक्ति। मजलिस यानी कि जो सभा में बैठे हुए लोग हैं वो। चेयरमैन मतलब सभा के जो प्रमुख लोग हैं उसको चेयरमैन बोल सकते हैं, चेयरमैन। लेडीज यानी कि सम्मानित महिलाएं। एंड और जेंटिलमैन यानी कि सम्मानित पुरुष। ऐसा बोलते हैं कि बहुत सी स्तुति करे करवाए और तब किसी तरह वक्तृता का आरंभ करें। ये समझ के वक्तृता का प्रारंभ कैसे होता है, प्रश्न पूछ सकता है ना, वक्तृता का प्रारंभ कैसे होता है, ये आप लिख सकते हैं। अब जरूरी नहीं कि यही वाला शब्द आप लिखें, आप अपने मन से कोई भी शब्द का यूज कर सकते हैं, पूरा ये नहीं कि कॉपी कर दें। जहां कोई मर्म या नोक की चुटीली चुटुली बात वक्ता महाशय के मुख से निकली कि ताली ध्वनि से कमरा गूंज उठा। मतलब जैसे ही वह बोलता है और उसमें कुछ ऐसी चुटीली बातें होता है कि आगे वाला सामने वाला जो व्यक्ति होता है वो हंस पड़ता है, और इनका उद्देश्य ही यही होता है कि सामने वाला जो व्यक्ति बैठा है उसे बोरिंग ना लगे, उसे हंसाने का ये प्रयास ही करते हैं। ताली ध्वनि से कमरा गूंज उठा, इसलिए वक्ता को खामखा ढूंढकर कोई ऐसा मौका अपनी वक्तृता में स्पीच में लाना ही पड़ता है जिसमें करतल ध्वनि अवश्य हो। कर मतलब हाथ, तल मतलब तलवा जो होता है, तो करतल ध्वनि यानी हाथ से जो बजती है वो वाली ध्वनि, यानी क्या बोल सकते, तालियां तालियां अवश्य हो। इस तरह से यहां तक हम लोगों ने क्या समझा? सबसे पहले बातचीत के बारे में यानी वाक शक्ति की महत्वता के बारे में, बातचीत की क्या महत्ता है ये जाना। उसके बाद वाक शक्ति के कितने फायदे हैं, दो फायदों के बारे में जाना। पहला क्या था? सारा कुछ भूल गए हैं। बातचीत, जो वाक शक्ति उनके अनेकों फायदे, जिसमें सबसे पहले वक्तृता अथवा उसी को स्पीच बोलते हैं, और दूसरा क्या है? बातचीत। आप लोगों ने जाना कि जो वक्तृता होता है उसमें क्या क्या होता है ये सभी जाना, और जो बातचीत होता है उसमें क्या क्या होता है ये सारा जाना। आगे आइए देखिए क्या लिखा है। आगे लिखा है, वहीं हमारी साधारण बातचीत का कुछ ऐसा घरेलू ढंग घरेलू ढंग है, उसमें ना करतल ध्वनि का कोई मौका है, ना लोगों के कह कहे उड़ाने की कोई बात ही रहती है। जब घर में बात होती तो ऐसा थोड़ी नहीं कि तालियां बजता है बातों पर, ऐसा नहीं होता है। हम दो आदमी प्रेम पूर्वक संलाप कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, कोई चुटीली बात आ गई तो हंस पड़े, थोड़ा सा मुस्कुरा देते हैं बस। मुस्कुराहट से होठों का केवल फड़क उठना, थोड़ा सा खिल उठना ही इस हंसी की अंतिम सीमा है। स्पीच, अब देखिए यहां तक तो किसके बारे में बताएं? बातचीत के बारे में बताएं कि बातचीत में क्या होता है। अब स्पीच के बारे में बता रहे हैं। स्पीच का उद्देश्य क्या होता है? स्पीच का उद्देश्य होता है सुनने वालों के मन में जोश उत्साह पैदा कर देना। जो सुन रहा है ना आगे, उसके मन में जोश उत्साह पैदा कर देना। घरेलू बातचीत मन रमाने का ढंग है, मन रमाने का ढंग है। उसमें स्पीच की वह संजीदगी बेकदर हो धक्के खाती फिरती है। देखिए, जो घरेलू बातें होती है वो क्या होता है? मन लगाने का होता है, मन रमाने का ढंग होता है। उसमें अगर बात बोले स्पीच,
स्पीच वहाँ क्या होता है, स्पीच का वहाँ कोई वैल्यू ही नहीं रह जाता है। संजीदगी मतलब उसकी गंभीरता नहीं रह जाते हैं। स्पीच का वहाँ सम्मान नहीं होता है, ऐसा समझ सकते हैं। धक्के खाते फिरती है मतलब वहाँ उसका कोई वैल्यू नहीं रह जाता स्पीच का। और घरेलू बातचीत, अब आगे लिखा है, जहाँ आदमी की अपनी ज़िंदगी मज़ेदार बनाने के लिए खाने-पीने, चलने-फिरने आदि की ज़रूरत होता है। ज़िंदगी को मज़ेदार बनाने के लिए चाट, चाउमीन, बर्गर जो है वो सब खाते हैं। वहीं पर बातचीत की भी उसको अत्यंत आवश्यकता है, क्योंकि हम जो भी अब खाना खाएँ, अब हमें कब अच्छा लगता है जब हम दूसरे को अपनी बातें सुनाते हैं कि हमने ये खाया, वो किया, इसके साथ घूमा, उसके साथ घूमा। इस तरह की अगर हम अपनी बातों को दूसरे तक रखते हैं ना, तब हमें अच्छा लगता है। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए? बातचीत की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है ना, तो वही बोल रहे हैं। वहाँ बातचीत की भी उसको अत्यंत आवश्यकता है। जो कुछ मवाद या धुआँ जमा रहता है, जो कुछ भी मन के अंदर मवाद, कचरा जो भी जैसे मान लेते हैं कि आपका किसी ने बात नहीं माना, तो आपने कचरा डाल लिया कि तुमको बताएँगे बाद में, ये वाला दिमाग में डाल लिया। फिर हो गया किसी से और टेंशन हो गया, वो वाला भी बात रख लिया आपने मन में। अब ये सारा बात कब निकलेगा? जब उनसे आप बातचीत करते हैं, तभी वो कचरा बाहर निकलता है। और एक चीज़ आप समझिए, कितना भी आप ध्यान रखिए कि कोई भी बात किसी से हो जाता है तो इतना सारा अपने दिमाग में कचरा मत डालिए, क्योंकि जो मन होता है ना, बहुत सारी इसमें बहुत सारी वृत्तियाँ चलता है, करोड़ों वृत्तियाँ चलता है। उतनी सारी वृत्तियों को इकट्ठा करके क्या करेंगे? अच्छे-अच्छे ज्ञान का संग्रहण करिए इसमें। आगे बोल रहे हैं, वह बातचीत के ज़रिए भाप बातचीत के ज़रिए भाप बनकर बाहर निकल पड़ता है। जैसे मान लेते हैं कोई धुआँ है, धुआँ जब बाहर होता है और जब हवा में मिल जाता है तो वो विलीन हो जाता है, पता ही नहीं चलता। उसी प्रकार हमारे दिमाग में जो भी कचरा वगैरह रहता है, वो जब बाहर निकल जाएगा तो दिमाग खाली हो जाएगा, साफ-सुथरा हो जाएगा। ऐसा बता रहे हैं। चित्त हल्का हो जाता है, जो मन होता है ना वो हल्का हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है, यानी कि साफ हो जाता है। परम आनंद में भान हो जाता है, परम आनंद में घान हो जाता है, परम आनंद को प्राप्ति करने लगता है, बस इतना समझिए। बातचीत का भी एक खास तरह का मज़ा होता है, किताब निकाल लीजिए, कहीं पे अगर कुछ मिस्टेक है तो बोलिएगा। बातचीत का भी एक खास तरह का मज़ा होता है, जिनको बातचीत करने की लत पड़ जाती, वो इसके पीछे खाना-पीना छोड़कर भी बैठे हैं। बोल रहे जिनको बातचीत का लत पड़ जाता है, वो खाना-पीना सब छोड़कर बस बातचीत में लगे रहते हैं, ऐसा आप देखते भी होंगे। आगे देखिए। अपना बड़ा खर्च कर देना उन्हें पसंद आता है, पर वे बातचीत का मजा नहीं खोना चाहते हैं। सब कुछ का नुकसान कर देगा, लेकिन बातचीत का जो आनंद है उसको नहीं खोना चाहेंगे। ध्यान रखें, हम तो कभी-कभी देखे हैं कि 2 महिला आपस में बात कर रही है और उसका बेटा अगर रोते हुए उसके पास आ गया तो एक चमाटा देगा और उसको भगा देगा अपना, लेकिन बातचीत करते रहेगी। ऐसा होता है। अब रॉबिन्सन क्रूसो के बारे में जानिए। बोल रहे हैं कि रॉबिन्सन क्रूसो का किस्सा बहुधा लोगों ने पढ़ा होगा। इसे 16 वर्षों तक मनुष्य का मुख देखने को भी नहीं मिला। कुत्ता, बिल्ली आदि जानवरों के बीच में रहा। 16 वर्ष के उपरांत उसने फ्राइडे के मुख से एक बात सुनी, और जानते हो फ्राइडे भी किस भाषा में बोला था? जंगली भाषा में बोला था। यद्यपि उसने अपनी जंगली बोली में कहा था, फिर भी उन्हें पर उस समय पर उस समय रॉबिन्सन को ऐसा आनंद हुआ मानो उसने नए सिरे से फिर से आदमी का चोला पाया हो। नए सिरे से उन्हें ऐसा लगा कि मैं आदमी का वेश धारण कर लिया है। ऐसा लगा कि आदमी का जीवन पा लिया है। ऐसा उन्हें महसूस हुआ। सिद्ध होता है कि मनुष्य की वाक शक्ति में कहाँ तक लुभा लेने की ताकत है, कहाँ तक लुभा लेने की ताकत है। हम बोली के द्वारा ही तो किसी का दुश्मन या दोस्त बन जाते हैं। बोली प्यारी-प्यारी बातें बोलो कि आप तो एकदम परी हो, देखने में तो बहुत सुंदर हो। देखिए तुरंत मोहित हो जाएँगे। लेकिन उसी को बोल दीजिए आप तो बंदरनिया लगते हो, तो फिर देखिए आपका अलग ही हो जाएगा। तो ऐसा होता है। जिनसे केवल पत्र व्यवहार है, बोल रहे हैं जिनसे केवल पत्र व्यवहार है, कभी एक बार भी साक्षात्कार नहीं हुआ। मतलब केवल आप चैटिंग वगैरह करते हो, अथवा मान लेते हैं कि आप केवल चिट्ठियाँ वगैरह लिख देते हो, उससे कभी मुलाकात नहीं हुआ है। तो बता रहे हैं, उन्हें अपने प्रेमी से बातें करने की कितनी लालसा रहती है कि वो सामने आकर हमसे बातें करे। ठीक है? अपना अभियांत्रिक मतलब अंदर का जो भाव होता है, फीलिंग होता है, दूसरे पर प्रकट करना और उसका आशय आप ग्रहण कर लेना शब्दों के द्वारा ही हो सकता है। सच है, जब तक मनुष्य बोलता नहीं, तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। जब तक मनुष्य बोलेगा नहीं, तब तक पता नहीं चलेगा कि उसके दिमाग में था क्या। ठीक है?
तो मनुष्य के रूप का साक्षात्कार तभी होगा जब तक व्यक्ति बोलेगा नहीं, तब तक उसके मनुष्य का, कहने का मतलब उस व्यक्ति का चरित्र क्या है उनके बारे में पता नहीं चलेगा, जब तक वह बोलेगा नहीं। तो जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसके गुण दोष, यानी क्या उसकी अच्छाई है क्या बुराई है, प्रकट नहीं होता। बेन जॉनसन का यह कहना है कि बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। बहुत अच्छा। देखिए बेन जॉनसन क्या बोले थे? बेन जॉनसन बोले थे क्या? बेन जॉनसन क्या बोले थे? बोलने से। बेन जॉनसन क्या बोले थे? बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। मनुष्य कैसा है, उनका चरित्र कैसा है, ये कब पता चलेगा? जब वह बोलेगा। अगर नहीं बोलेगा तो कैसे पता चलेगा? तब बैठे रहेगा। बोल रहे हैं बेन जॉनसन का यह कहना है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, असलियत पता चलता है। बहुत ही उचित जान पड़ता है, बहुत ही मालूम पड़ता है। आगे बोल रहे हैं, इस बातचीत की सीमा 2 से लेकर वहां तक रखी जा सकती है जहां तक उनकी जामत मीटिंग या सभा न समझ ली जाए। कहने का मतलब बातचीत तभी तक सही होता है जब तक वो ऐसा ना लगे कि मीटिंग हो रहा है, कोई कोई एकदम बहुत बड़ा समूह में बात हो, ऐसा ना लगे। एडिसन को एडिसन का मत ऐसा होना चाहिए था। एडिसन का मत देख लीजिए। एडिसन का मत है कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकती है। ध्यान रखिए, एक तो हमारा आया बेन जॉनसन। बेन जॉनसन बोला बेन बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। दूसरा आया एडिसन जी। एडिसन जी क्या बोला? असली बातचीत तो केवल 2 ही लोग के बीच हो सकता है कि नहीं? वही बोल रहे हैं। ध्यान रखें। असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकती है। ऐसा कौन बोले? एडिसन बोले। एडिसन बोले और ऐड मत करिए, 2 ही व्यक्ति रहने दीजिए। एडिसन बोला 2 व्यक्ति के बीच जो बात होता है ना वही असली बातचीत होता है। एडिसन क्या बोला? एडिसन का मत है कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकती है। जिसका तात्पर्य यह हुआ कि जब 2 आदमी होते हैं तभी अपना दिल एक दूसरे के सामने खोलते हैं। तभी अपना दिल एक दूसरे के सामने खोलते हैं। कहने का मतलब दिल खोलने का मतलब जो उनके दिमाग में होता है सारा कुछ एक दूसरे के सामने बोल देते हैं, ऐसा। जब 3 हुए तब वह 2 की बात कोसों दूर गई। कहा भी गया है 6 कानों में पड़ी बात। 6 कानों मतलब 3 लोगों में, 3 लोगों के पास, यानी 6 कानों में पड़ी हुई बात खुल जाती है। दूसरे, यह कि किसी तीसरे आदमी के आ जाते ही या तो वे दोनों अपनी बातचीत से निरस्त हो बैठेंगे, या उसे निमट मूर्ख अज्ञानी समझ समझ बनने लगेंगे। कहने का मतलब सिंपल सा ये बता रहे हैं, अगर 2 लोग आपस में बात कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन जैसे तीसरा व्यक्ति आता है तो अपना बातचीत या तो रोक देंगे, नहीं तो वो इस तरह से दिखाएँगे, ऐसा बातें अपना बदल देंगे। अब बात हो रहा था कोई और अपना बातें बदल देंगे, अरे तुम्हारे घर में कुत्ता है क्या? मतलब सामने वाले को ऐसे दिखाएँगे कि मतलब वो कुछ जान ही नहीं रहा हो, ऐसा, ऐसा वाला भाव। यानी कि एकदम मूर्ख, अज्ञानी वाला बात। मतलब एकदम अनजान वाला बातचीत स्टार्ट कर देता है, ऐसा है। आगे आइए देखिए, जैसे गरम दूध और ठंडे पानी के 2 बर्तन पास-पास साट के रखे जाए तो एक का असर दूसरे में पहुँच जाता है, ठंडा है तो गर्मी वाला परस्पर हो जाता है, ये समझ ही रहे हैं। अर्थात दूध ठंडा हो जाता है और पानी गरम। वैसे ही 2 आदमी पास बैठे हो तो एक का गुप्त असर दूसरे पर पड़ने लगता है। एक एक का गुप्त असर दूसरे पर पहुँच जाता है, चाहे एक दूसरे को देखे भी नहीं। तब बोलने को कौन कहे, एक के शरीर की विद्युत दूसरे में प्रवेश करने लगती है। जब पास बैठने का इतना असर होता है, तब बातचीत में कितना अधिक असर होगा, इसे कौन ना स्वीकार करेगा? कोई ऐसा नहीं है जो स्वीकार नहीं करेगा। अस्तु खैर, अस्तु खैर, ठीक है। अब इस बात को 3 आदमियों के साथ देखना चाहिए। मानो एक त्रिकोण बन जाता है। तीनों चित्त मानो 3 कोण हैं और तीनों की मनोवृत्तियां प्रसरण की धारा मानो उस त्रिकोण की 3 रेखाएं हैं। गुपचुप असर तो उन तीनों में परस्पर होता है। जो बातचीत 3 में की गई है, वह मानो अंगूठी में नग की जड़ जाती है। जैसे अंगूठी में नग, अंगूठी जानते हो उसमें जो नग होता है, वैसे रहता है। वैसे ही अगर 3 लोग बातचीत कर रहे हैं, तो तीनों के दिमाग में जो बातचीत है एकदम ऐसे बैठ जाता है कि वो कभी भूल नहीं सकता है। ऐसा हो जाता है। उपरांत मतलब बाद में जब 4 आदमी हुए तब बेतक क्या है, बेतकल्लुफ़ी को बिल्कुल स्थान नहीं रहता है। खुल के बात ना होगी, जो कुछ बातचीत की जाएगी
कहने का मतलब यहाँ पहले ये समझिए, जैसे अगर 3 से ज़्यादा लोग हुए, वो बेमतलब वाली बातें नहीं होगा, फिर थोड़ा-सा आदर्श वाला बात होने लगता है। मतलब क्या बोल सम्मानजनक शब्दों का यूज़ होने लगता है। लेकिन 2 लोग हैं तो कुछ भी बात होगा, 3 लोग हैं तो अलग-अलग बात होगा। लेकिन मान लें 3 से ज़्यादा हो जाए, ज़्यादा लोग जब आ जाता है तो फिर सम्मानजनक बात होने लगता है, अच्छी-अच्छी बातें होने लगती हैं। तो ऐसा है। खुल के बातें ना होंगी, जो कुछ बातचीत की जाएगी, अब जो वहाँ पर बातचीत हो रही थी, वो खुल के बात नहीं हो रहा था, बस वो सम्मानजनक शब्दों का यूज़ हो रहा है। उसको खुलकर बात करना नहीं बोल सकते हैं। वह बस क्या होगी फॉर्मेलिटी, गौरव और संजीदगी के लक्ष्य में, संजीदगी मतलब बोल सकते हैं गंभीरता के लक्ष्य में तनी हुई होगी। प्यार से अधिक की बातचीत तो केवल राम रमोवल कहलाएगी। केवल क्या होगी राम रमोवल मतलब कि मन बहटारन ऐसा कुछ होगी। उसे हम संलाप नहीं कह सकते, उसे हम बातचीत नहीं कह सकते हैं। इस बातचीत के अनेक भेद हैं। इस बातचीत के अनेक भेद हैं। आइए, 2 बुड्ढों की बातचीत प्रायः जमाने की शिकायत पर हुआ करती है। वे बाबा आदम के समय की ऐसी दास्तान शुरू करते हैं जिसमें 4 सच होता है और 10 झूठ होता है। जान ही रहे हैं। एक बार उनकी बातचीत का घोड़ा छूट जाना चाहिए। पहाड़ों बीत जाने पर भी अंत ना होगा। प्रायः अंग्रेजी राज्य, प्रदेश और पुराने समय की रीति नीति का अनुमोदन और इस समय के सब भांति लायक नौजवानों की निंदा उनकी बातचीत का मुख्य प्रकरण होता है। तो बूढ़े लोग होंगे या तो विदेशी का क्या करेंगे, विदेशी लोगों का बुराई करेंगे, अथवा जो नौजवान लोग हैं उनके बारे में निंदा करेंगे, अथवा जमाने के बारे में शिकायत करेंगे, ये पहले कैसा था, अब कैसा हो गया, इस तरह की चीजें। पढ़े लिखे लोग होने के लिए, पढ़े लिखे हुए के लिए तो शेक्सपियर हो गया, मिल्टन हो गया, मिल और स्पेंसर क्या है जीव, जीव पर नाचा करेंगे। अपनी लिगायत के नशे में चूर हम चुनी दिगरे नाचते, हम चुनी मतलब हम चुने दिगरे नाचते, हम ही है केवल, दिगरे मतलब दूसरे, नेस्त मतलब नहीं है, हम ही केवल है दूसरा नहीं है। अखरपन की चर्चा छेड़ेंगे। तो हम सहेलियों की बातचीत का कुछ जायका ही निराला है, अनोखा है। रस का समुंदर मानो उमड़ चला आ रहा है। इसका पूरा स्वाद उन्हीं से पूछना चाहिए जिन्हें ऐसों की रस तनी बात सुनने को कभी भाग्य लड़ा हो। तो सहेलियों की बातचीत तो अलग ही होता है, आप समझ ही रहे हैं। अब आगे देखिए बोल रहे हैं, दो बूढ़ियों की बातचीत का मुख्य प्रकरण होता है बहू बेटी वाली हुई। तो अपनी बहुओं या बेटों का गिला शिकवा होगा, या वे बिरादरने का कोई ऐसा रम रम रसरा छेड़ बैठेगी कि बात करते करते अंत में कोढ़े दांत निकाल निकाल लड़ने लगेंगे। ऐसा ही है क्या? हाँ, लड़ने लगेंगे। लड़कों की बातचीत, खिलाड़ी हुए तो अपनी अपनी तारीफ करने के बाद, अगर खिलाड़ी हुए तो पहले खुद की तारीफ करेंगे, फिर जाके वे कोई सलाह बैठेंगे जिससे उनको अपनी शैतानी जाहिर करने का पूरा मौका मिले। स्कूल के लड़कों की बातचीत का उद्देश्य अपने उस्ताद की शिकायत करेगा, तारीफ करेगा, या अपने सहपाठियों में के गुण अवगुण का कथोपकथन होता है। पढ़ने में कोई लड़का तेज हुआ तो कभी अपने सामने दूसरे को कुछ नहीं गिनेगा, खुद को ही ज्यादा बड़ा मानेगा। सुस्त और बोधा हुआ तो दबी बिल्ली सा स्कूल भर को अपना गुरु ही मानेगा। इसके अलावा बातचीत की और बहुत सी किस्में हैं। राजकाज की बातें, व्यापार संबंधी बातचीत, तो मित्रों में प्रेमालाप इत्यादि और भी बातचीत के प्रकार हैं। हमारे देश में अशिक्षित लोगों में बतकही होती है। बतकही कहने का मतलब बढ़ा चढ़ा के बात करेगा। तेरे नाना के कान बहुत दूर तक थे, इस तरह से ना तो बोलेगा, मतलब एकदम बढ़ा चढ़ा के बात, अतिशयोक्ति वाला बात बोलेगा। हमारे देश में अशिक्षित लोगों में बतकही होती है। लड़की लड़के वालों की ओर से एक एक आदमी की बिचवई होकर, मध्यस्थ होकर होकर दोनों में विवाह संबंध की कुछ बातचीत करते हैं। आप देखोगे जब बातचीत होता है विवाह वाला, तो लड़का के बारे में इतना ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बतकही कहेगा जैसा वो है भी नहीं, ऐसा करता है। उस दिन से बिरादरी वालों को जाहिर कर दिया जाता है, अमुक की लड़की का अमुक के लड़के के साथ विवाह पक्का हो गया है, और यह रस्म बड़े उत्सव के साथ की जाती है। चंडू खाने की बातचीत भी चंडू खाने की बातचीत भी निराली होती है। निदान बात करने के अनेक प्रकार और ढंग होता है। आगे देखिए क्या बोल रहे हैं। आगे बोल रहे हैं, यूरोप के लोगों में बात करने का हुनर है।
यूरोप के लोगों में बातचीत करने का एक हुनर है, जिनको बोला जाता है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। अगर प्रश्न पूछे ना आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या होता है? आप बोलोगे यूरोप के लोगों में बातचीत करने का जो हुनर है, उसे क्या बोला जाता है? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। यहाँ तक पढ़ा है कि स्पीच और लेख दोनों इसे नहीं पाते। इसकी पूर्ण शोभा काव्य कला प्रवीण विद्वान मंडली में है। ऐसे चतुराई के प्रसंग छेड़े जाते हैं कि जिन्हें सुन कान को अत्यंत सुख मिलता है। मतलब वहाँ जो बातचीत होता है यूरोप में, ऐसा-ऐसा बात करेगा कि सुनने में आनंद आए। सुहृद गोष्ठी मतलब जो मित्रों की गोष्ठी होती, सभा होती है, इसी का नाम है। सुहृद गोष्ठी की बातचीत की यह तारीफ है कि बात करने वालों की लियाकत अथवा पंडिताई का अभिमान या कपट कहीं एक बात में भी प्रकट ना हो। जब सुहृद गोष्ठी होती है, जब मित्रों के साथ जैसे बात होता है ना, उसमें कोई ऐसा नहीं लगेगा कि कोई विद्वान वाला बातचीत हो रहा है। कुछ भी ऐसा बोलेगा जिससे हँसी आए, आनंद आए। वरन बल्कि क्रम में रसाभास पैदा करने का शब्दों को बरकते हुए चतुर सयाने अपनी बातचीत को सरस रखते हैं। वह रस हमारे आधुनिक शुष्क पंडित की बातचीत में जिसे शास्त्रार्थ कहते हैं कभी आवेगा ही नहीं। यानी कि जो शास्त्रार्थ होता है वो शुष्क होता है। शुष्क मतलब बिना रस का होता है, सूखापन होता है। अब बोल रहे हैं मुर्ग और बटेर की लड़ाइयों की झपटा-झपटी के समान उनकी नीरस कौ-कौ में सरस संलाप होता है। जैसे मुर्ग और बटेर दोनों अगर लड़ता है तो क्या परिणाम क्या मिलता है? कुछ भी नहीं मिलता है, बस एक-दूसरे से जीतने के लिए लड़ाई करते हैं। वैसे ही जो शास्त्रार्थ होता है बस एक-दूसरे को नीचा दिखाने अथवा जीतने के लिए होता है। उसमें कोई रस होता नहीं है। नीरस कौ-कौ में सरस संलाप की चर्चा चलाना व्यर्थ है। रस से युक्त चर्चा होता ही नहीं वहाँ। वरन कपट एक दूसरे को अपने पांडित्य के प्रकाश से बाद में परास्त करने का संघर्ष आदि होता है कि हम एक दूसरे को हरा दे बस। रसाभास की सामग्री वहां बहुतायत साथ आपको मिलेगी। घंटे भर तक कौ कौ करते रहेंगे तो कुछ ना कुछ होगा। बड़ी बड़ी फूटा तो नहीं, कुछ ना कुछ होगा। देख लीजिए। बड़ी-बड़ी कंपनी, कारखाने आदि, बड़े से बड़े काम इसी तरह पहले 2-4 दिली दोस्तों की बातचीत से किए गए। उपरांत चढ़ते-बढ़ते यहाँ तक बढ़े कि हजारों मनुष्यों की जीविका चलने लगी। किससे चलने लगी? बातचीत से चलने लगी। और साल में लाखों की आमदनी होने लगी। 25 वर्ष के ऊपर वालों की बातचीत अवश्य ही कुछ ना कुछ सारगर्भित होती है। मतलब उसके शब्दों का कोई ना कोई अर्थ होगा। एक मतलब उसकी बातों में दम होगा 25 साल के बाद वाले जो लोग बोलेंगे। अनुभव और दूरंदेशी से खाली ना होगा। यानी कि अनुभव से भरा होगा और दूर की बातें करेगी, भविष्य की बातें होगी। और 25 से नीचे की बातचीत में यद्यपि अनुभव, दूरदर्शिता, गौरव नहीं पाया जाता है। पर इसमें एक प्रकार का ऐसा दिल बहलाव और ताजगी रहती है कि जिसकी मिठास उससे 10 गुनी बढ़ी चली रहती है। यानी 25 साल से कम वाली उम्र के लोगों की बातचीत में सारगर्भिता नहीं होती है, लेकिन फिर भी उनकी बातों में इतनी मिठास होती है कि क्या ही बताएँ। लेकिन 25 साल से ऊपर वाले लोगों की बातों में सारगर्भिता होती है, पुरंदेशी होती है, लेकिन उसमें मिठास नहीं। बड़े लोगों का सुनते ही नहीं है। अब देखिए बच्चा ना तुतला के गाली भी देते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है सुनने में, ऐसा ही है। लेकिन बड़ा लोग थोड़ी ना गाली देगा। बोल रहे हैं, जहाँ तक हमने बाहरी बातचीत का हाल लिखा है, इसमें दूसरे फाड़ी के होने कुका फाड़ी होने का ऐसा होगा फाड़ी होने की बहुत आवश्यकता है। बिना किसी दूसरे मनुष्य के हुए जो किसी तरह संभव नहीं है और जो 2 ही तरह पर हो सकता है, या तो कोई हमारे यहाँ कृपा करे या हम ही जाकर दूसरे को कृतार्थ करें। पर यह सब तो दुनियादारी है, जिसमें कभी-कभी रसाभास होते देर नहीं लगती, क्योंकि जो महाशय अपने यहाँ पधारे, उनकी पूरी दिलजयी ना हो सकती, तो शिष्टाचार में त्रुटि। अगर कोई हमारे यहाँ बात करने के लिए आया और जो अपनी मानसिकता के साथ आया था कि मेरे को चाय पिलाएगा ऐसा-वैसा, अगर वो चीज़ नहीं हुआ तो उन्हें अलग ही दुःख होगा। अब अगर हम ही उनके यहाँ गए, पहली बात तो जाना नहीं चाहिए बिना बुलाए, अगर चल भी गए, अगर हम ही उनके यहाँ गए, तो पहले पहले तो बिना बुलाए जाना अनादर का मूल है और जाने पर अपने मन का
मन का माफिक बर्ताव ना किया गया तो मानो दूसरे प्रकार का नया घाव हुआ। इसलिए सबसे उत्तम प्रकार का बातचीत करने का हम यही समझते हैं कि हम क्या करें जी? हम वह शक्ति अपने में पैदा कर सके, वो अपने अंदर ऐसी शक्ति पैदा कर सके कि अपने आप बात कर लिया करे। अपने आप मतलब स्वयं से, अपने खुद से बात कर लिया करे, मतलब स्वयं से बात कर लिया करे। मतलब लेखक बता रहे हैं कि कैसा, मतलब किस तरह का बात करना चाहिए? स्वयं से सबसे उत्तम तरीका देखो, बोल रहे हैं यहाँ से, इसीलिए लेखक बोल रहे हैं इसलिए सबसे उत्तम प्रकार बातचीत करने का हम यही समझते हैं। लेखक सबसे उत्तम तरीका बातचीत करने का क्या बता रहे हैं? इसलिए सबसे उत्तम प्रकार बातचीत करने का हम यही समझते हैं कि हम वह शक्ति अपने अंदर पैदा करें, वह शक्ति अपने अंदर पैदा कर सके कि अपने आप बात कर लिया करे, खुद से बात कर लिया करे। हमारी भीतरी मनोवृत्ति, जो मन होता है ना, उसमें अनेकों प्रकार की वृत्तियाँ चलती हैं। आप लोग सुने होंगे योगस्य चित्त वृत्ति निरोधः। जो योग होता है ना, जो योगी होता है वो अपनी वृत्तियों को ही रोक लेते हैं। जो व्यवहार चलता है उसके दिमाग में जो चलते रहता है हमेशा। तो जो मनोवृत्ति है ना, उसका प्रतिक्षण, हर एक क्षण नए-नए रंग दिखाया करता है। प्रत्येक क्षण मन में अलग-अलग तरंगे उठेगा, अलग-अलग बातें आती है मन में। वही बता रहे हैं। वह क्या लिखा है? प्रपंचात्मक, लग रहा गड़बड़ है। प्रपंचा प्रपंच प्रपंच प्रपंचात्मक वह रहेगा, ठीक है। मक प्रपंचात्मक संसार का एक बड़ा भारी आईना है। देखो क्या बोल रहे हैं यहाँ से, एक बार रिपीट करते हैं। बोल रहे हैं अगर ऐसी क्या हो सकता है, स्वयं से बात, हमारी भीतरी मनोवृत्ति प्रत्येक क्षण नए-नए रंग दिखाया करती है। वह प्रपंचात्मक संसार का एक बड़ा भारी जो दिखावा वाला संसार है, उसका क्या है? आईना है। इसमें जैसी चाहो वैसी सूरत देख लेना दुर्घट बात नहीं है। यानी हम अपने मन के अंदर कुछ भी देख सकते हैं, जैसा हम चाहेंगे वैसा देख सकते हैं। तो आगे बोल रहा है और जो एक ऐसा चमनिस्तान है, चमनिस्तान मतलब एक ऐसा उद्यान है, बगीचा है, जिसमें हर किस्म के बेल बूटे खिले हुए हैं। यानी कि हम अपने मन को अगर एक बगीचा माने, उसमें वैसा-वैसा चीज़ खिला सकते हैं जैसा हम सोचेंगे। ऐसे चमनिस्तान को सौर में कस कम, ऐसा है चमनिस्तान को सौर में सूर्य की किरणों में कस कम, ऐसा लिखा है। क्या? कम तिल बहलाव है? बोल रहे हैं कि चमनिस्तान को सौर है किस साइड में? सर है ना? इसलिए हम ओरिजिनल बुक का पेज लाते हैं, गलतियाँ नहीं, और उसको पढ़ने में मज़ा भी आता है। अब देखिए क्या बोल रहा है, ऐसे चमनिस्तान के सैर में कम दिल बहलाव है क्या? ऐसे बगीचे में कम दिल बहलाव है क्या? मित्रों का प्रेम आलाप कभी इसकी 16वीं कला तक भी ना पहुँच सका है। इसी सैर का नाम ध्यान या मनोयोग या चित्त को एकाग्र करना होता है। आपको बोले थे ना योग उसी को बोलते हैं। योगस चित्त वृत्ति निरोधा, यानी कि जो चित्त की वृत्तियाँ हैं, यानी कि चित्त में जो अलग-अलग विचार होते हैं उसको जिस दिन रोक दिए ना वही हो गया एकाग्र। यानी कि आप समझ लीजिए फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, फिर परम आनंद की प्राप्ति हो, वही बोल रहे हैं। चित्त को एकाग्र कर देना, कोई किसी भी प्रकार का फिर वो नहीं आएगा, फिर वृत्तियाँ नहीं आएगा मन में, विचार नहीं आएगा। इसका साधन 1-2 दिन का काम नहीं है, वर्षों लगते हैं। वर्षों के अभ्यास के उपरांत यदि हम थोड़ी भी अपनी मनोवृत्ति स्थिर कर, अपनी मन को जो वृत्तियाँ हैं, मन में जो चल रहा है व्यापार, जो बातें चल रही हैं, तो हम रोक कर अवाक अवाक हो अपने मन के साथ बातचीत कर सकें, तो मानो अहो भाग्य! एक वाक शक्ति मात्र के दमन से ना जाने अगर हम वाक शक्ति का दमन कर ले, तो ना जाने कितने प्रकार का दमन हो गया। हमारी जिह्वा कतरनी के समान सदा स्वच्छंद चला करती है। हमेशा कोई कुछ बोला तुरंत प्रतिक्रिया दे देते हैं। ये सबसे बड़ी गलती है। वही बोल रहे हैं उस पे कंट्रोल करना, बातचीत पर कंट्रोल करना है। तो यदि हम अपने काबू में कर लिया ना, तो क्रोध आदि बड़े-बड़े अज्य शत्रुओं को बिना प्रयास जीत जीत अपने बस में कर डाला।
कोई भी है, अगर कैसा-कैसा भी बात बोले, अगर हम खुद पर कंट्रोल कर लिए ना, उसका जवाब ही नहीं दे उस समय, तो समझ लीजिए बड़े-बड़े जो दुश्मन हैं ना, वो ऐसे ही हार जाएगा, बिना आपके बोले ही। इसलिए अवाक रहा, अपने बातचीत करने का यह साधन यावत जब तक साधनों का मूल है, शक्ति परम पूज्य मंदिर है। यानी जो शक्ति है, वाक शक्ति, परम पूज्य मंदिर है, परमार्थ का एकमात्र सोपान है। आपकी आज के लिए इतना ही।